वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। इट्स क्वाइट इजी टॉपिक इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। सो लेट्स स्टार्ट इट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं, व्हाट इज हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी एंड व्हाट आर द स्टेप्स फॉर मेकिंग द हाइब्रिडोमास, इट्स एप्लीकेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा अपनी इम्यूनोलॉजी क्लास में कि एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में जनरेट होती हैं अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजेंस। सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में और उन एंटीबॉडीज में क्या डिफरेंस होता है? तो हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज जनरेट होती हैं अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन। तो सपोज ये हमारा कोई भी एंटीजन है, इस पे काफी सारे एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स लगे होते हैं। तो हमारी बॉडी उस एक इसको हम कहते हैं एपिटोप एंड या फिर कह सकते हैं हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। तो हमारी बॉडी इन एपिटॉप्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज को सिंथेसाइज करती है। तो अब ये काफी सारे होते हैं, तो इस वजह से हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप्स की एंटीबॉडी जनरेट होती हैं, जो जिनको हम कहते हैं कि पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आप समझ ही गए होंगे कि सिर्फ एक सिंगल एपिटॉप के अगेंस्ट जो जनरेट होती है उनको हम कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो इसमें क्या होता है कि दे आर द क्लोन्स ऑफ जस्ट वन एंटीबॉडी एंड दे बाइंड टू अ सिंगल एपिटोप ऑफ दैट एंटीजन। सो दीज एंटीबॉडीज जो हम ये इस टेक्नोलॉजी से बनाने वाले हैं, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से, ये काफी प्योर होती हैं एंड इट्स दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव टू मेक। सो इसलिए अब हम ये देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन के बारे में। सो इफ अ specific lymphocyte after isolation and culture in vitro becomes capable of producing a single type of antibodies which bear specific and specificity against specific antigen, it is known as monoclonal antibodies. तो अब आपने इसको देख लिया है। सो दीज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल क्लोन ऑफ सेल, और इसी वजह से इसका नाम है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। दे रिकॉग्नाइज ओनली वन काइंड ऑफ एंटीजन, और स्पेसिफिकली बोले तो वन एंटी एपिटॉप। Monoclonal antibodies are produced against a variety of proteins, glycoproteins, glycolipids, nucleic acids, and chemically defined groups linked to a protein carriers. अब इस टेक्नोलॉजी के बारे में जान लेते हैं कि इसमें होता क्या है, मोटा मोटा सा ऊपर से। तो अब देखो आप, इसमें होता क्या है कि ये हम एक माइलोमा सेल्स लेते हैं और हम लेते हैं बी सेल्स। इन सबकी, इन दोनों की फ्यूजन करवाने के बाद हम एक हाइब्रिडोमा सेल बनाते हैं, और जो कि हमारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी सिंथेसाइज करने में हमारी हेल्प करता है। So, a technology of forming hybridomas by fusing a specific antibody producing B cell. B cells हमारे antibody produce करते हैं with a myeloma cells. Myeloma cells हमारे वो plasma cells होते हैं जो कि cancerous बन चुके हैं, जो they have become malignant. So इस टेक्नोलॉजी में हम myeloma cells को और B cells को फ्यूज करके हाइब्रिडोमा सेल बनाते हैं, और जिसकी वजह से हम बहुत सारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को बना सकते हैं। तो hybridoma technology, इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। This technique was invented by Milstein and Kohler in 1975, and because of their discovery, they even got the Nobel Prize in 1984 for medicine and physiology. But the term hybridoma, this is coined by Leonard Heisenberg in 1976-1977. अगर आपने अपनी बेसिक इम्यूनोलॉजी क्लासेस की होंगी तो बी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं और माइलोमा सेल्स क्या होते हैं ये आपको पता होगा, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि बी लिम्फोसाइट्स एंड माइलोमा सेल्स होते क्या हैं। तो
बी सेल्स एक हमारे बॉडी में स्पेशलाइज्ड व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। दे आर द सेंटर ऑफ अडैप्टिव ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड इनका फंक्शंस क्या क्या होता है? एंटीजन प्रेजेंटेशन करना, साइटोकाइन सिक्रीशन एंड द एंटीबॉडी प्रोडक्शन. So the lifespan of B lymphocytes is quite less, and it ranges from 4 days to 5 weeks. And they just attack the outsider cells. I mean, जो भी एंटीजन आता है हमारी बॉडी में, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने का काम बी सेल्स का होता है. अब व्हाट आर माइलोमा सेल्स? तो माइलोमा सेल्स है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि माइलोमा सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि दे हैव गोन रोग, और वी कैन से दैट दे हैव बिकम कैंसरस. दे कैन लीड टू मल्टीपल माइलोमा कैंसर सेल्स. They develop due to the change in the DNA of the plasma cells. Plasma cells में कुछ mutations हो जाती है जिनकी वजह से वो malignant बन जाते हैं and they become cancerous. इनमें change क्या होता है, क्या mutation होती है? Mutation होती है HGPRT gene में, means they cannot synthesize the HGPRT. and इसके बारे में हम आगे अपनी slides में जानेंगे. And they also have a mutated immunoglobulin gene जिसकी वजह से ये antibodies secretion नहीं कर पाते. But they can produce paratropins, and इनका लाइफ स्पैन, जैसे कि ये कैंसरस है, they have indefinite lifespan. Now what is the principle behind this technique? So इसमें हम करते क्या है? तो first हम immunization करते हैं and isolation of the spleen cells. Then we generate hybridomas by fusing B lymphocytes and myeloma cells using the PEG or electroporation method. After that, we select the hybridomas based on inhibiting the nucleotide synthesizing machinery. Then we select the hybridomas which are desired using the HAT medium. HAT medium is a medium which is we use to select the desired hybridomas that can produce antibodies against a specific antigen. After that, we need to screen for the desired clones, and after cloning, we need to propagate them. We need to extend these cells, and we need to make and store these antibodies. Now, as we already know, किसी भी सेल को डिवाइड करने के लिए उसकी ऑलरेडी न्यूक्लिक मशीनरी को डिवाइड करना काफी जरूरी इंपॉर्टेंट है. लाइक डीएनए, अगर डीएनए को रेप्लिकेट करना जरूरी है, तो डीएनए की जो बेसिक यूनिट होती है, जैसे कि हम सब जानते हैं, न्यूक्लियोटाइड इज द बेसिक यूनिट ऑफ दैट आवर डीएनए. सो न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस काफी जरूरी होती है सेल्स, किसी भी सेल को प्रोलिफरेट करने के लिए. और किसी भी मेमेलियन सेल के अंदर दो पाथवेज होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स को बनाने के लिए. फर्स्ट वन इज द डी नोवो पाथवे एंड द सेकंड वन इज द सैल्वेज pathway. So de novo and Salvage pathway, both pathways are used for the nucleotide synthesis, and moreover both assemble the ribonucleotides that can be used to synthesize the deoxyribonucleotides for the DNA. Furthermore, feedback inhibition regulates both pathways. So इन pathway का main motive यही है, न्यूक्लियोटाइड की synthesis करवाना, DNA को बनाना. डी नोवो सिंथेसिस पाथवे में क्या होता है कि मीनिंग अन्यू और अफ्रेश, मतलब कि जो डी नोवो पाथवे होते हैं दैट यूटिलाइज स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस न्यूक्लियोटाइड, मतलब ये स्टार्टिंग से न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस करवाता है. एंड दिस अकर्स इन ऑल सेल टाइप्स. जो एमिनोप्टेरिन होता है, ये एक एंजाइम इनहिबिटर है. इट ब्लॉक्स द डी नोवो पाथवे. जो हमने हैट मीडियम यूज किया है फॉर द सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिडोमाज, उसमें आपने देखा होगा कि ए दैट स्टैंड्स फॉर एमिनोप्टेरिन. तो वहां पे एमिनोप्टेरिन हम इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज इट ब्लॉक्स द डी नोवो पाथवे. तो दैट ब्लॉक्स द डी नोवो पाथवे. इसमें क्या होता है कि प्रिकर्सर कंपाउंड्स होते हैं, फिर न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं, एंड दैट अल्टीमेटली फॉर्म्स आवर डीएनए. तो यहाँ पे क्या होता है कि
एक एंजाइम होता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। इसकी जरूरत पड़ती है डाईहाइड्रोफोलेट को ट्राईहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि अल्टीमेटली हेल्प करता है हमारी न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में। अब जैसा कि हम हैट मीडियम में एमिनोप्टेरिन यूज कर रहे हैं, ये इस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। इट ब्लॉक्स डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज सो दैट कि न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस हो ही ना पाए, और जैसे कि न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस नहीं होगी तो हमारा डीएनए भी नहीं बनेगा। अब next we have our salvage pathway, which is used to make DNA. Salvage means to rescue. salvage means to rescue, that means जो भी, जैसे कि हमारा डीएनए बन गया, उसके बाद डिग्रेड हो गया जो भी, तो फिर न्यूक्लियोसाइड्स बच गए, फ्री बेसिस बच गए, शुगर्स बच गई, तो इन सबको यूटिलाइज किया जाता है थ्रू दिस salvage pathway. So it occurs in certain tissues where de novo process is not possible, जैसे कि हमारा ब्रेन हो गया या रेड ब्लड सेल्स हो गए, तो वहां पे ये पाथवे काम करता है। इसके अंदर टू की एंजाइम्स के हम यूज करते हैं, एचजीपीआरटी एंड टीके, हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोजाइल ट्रांसफरेज एंड थाइमिडीन काइनेज। ये दो एंजाइम्स जो रिसाइकलिंग में हमारी हेल्प करते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड्स जो भी होते हैं, इसको यूज करके हम न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं, देन वी फॉर्म आवर डीएनए। तो एचजीपीआरटी हाइपोजेंथिन ग्वानिन को रिसाइकिल करके जीएमपी आईएमपी ये सब बनाता है, और थाइमिडीन काइनेज जो होता है वो थाइमिडीन काइनेज को यूटिलाइज करके, तो ऐसे हम साल्वेज पाथवे को अपना यूटिलाइज करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आवर डीएनए। तो इन दोनों पाथवेज का इस टेक्निक में काफी इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि हम आगे सिलेक्शन में जानेंगे कि हैट मीडियम यूज करते हैं हम सिलेक्ट करने के लिए, जो भी हमने अपने हाइब्रिडोमास जो हमने आफ्टर फ्यूजन जो बनाए, उसमें सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिडोमा ही सरवाइव करें आगे, तो उस केस में हम हैट मीडियम का यूज करते हैं, और वहां पे इन दोनों मैकेनिज्म का बात आता है कि ये दोनों पाथवे जिसमें मतलब हो रहे होंगे, वो ही सेल आगे जाके एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेगा। तो जो भी हमारे फ्यूजन प्रोडक्ट्स बनते हैं हैट मीडियम में, मतलब पीजी से फ्यूजन करवाने के बाद जितने भी हमारे पास फ्यूजन प्रोडक्ट्स बनते हैं, लाइक फ्यूज्ड बी सेल्स, अनफ्यूज्ड बी सेल्स, अनफ्यूज्ड एंड फ्यूज्ड माइलोमा सेल्स एंड आर हाइब्रिड सेल्स, तो उस उनकी सिलेक्शन के लिए ये टेक्निक वहां पे हम इसको देखते हैं कि लाइक जो हमारे प्लाज्मा सेल्स होते हैं उसके अंदर ये साल्वेज पाथवे होता रहता है, क्योंकि वहां पे एचजीपीआरटी जीन भी प्रेजेंट है, और वो एंटीबॉडीज, तो इसलिए वो एंटीबॉडीज भी बना रहे होते हैं, तो वहां पे इसलिए वो सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन उसकी शॉर्ट लाइफ स्पैन होने के कारण दे जस्ट डाई। बट जो हमारे म्यूटेंट सेल्स थे, जो हमारे माइलोमा सेल्स थे, उसके अंदर ऑलरेडी म्यूटेशन होने के कारण वो एचजीपीआरटी नेगेटिव होते हैं, तो वहां पे साल्वेज पाथवे बंद हो जाता है, तो वहां पे डी नोवो पाथवे काम, क्या डी नोवो, तो डी नोवो तो वैसे ही नहीं हो पाता है क्योंकि अमीनोप्टेरिन प्रेजेंट होता है, वो हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को ब्लॉक कर देता है, तो डी नोवो इसलिए नहीं हो पाता है। अब बचा है सिर्फ साल्वेज पाथवे, और साल्वेज पाथवे होने के लिए उसके पास एचजीपीआरटी जीन प्रेजेंट होनी जरूरी है। तो एचजीपीआरटी जीन ओनली प्रेजेंट कहाँ पर है, सिर्फ और सिर्फ बी सेल्स के पास, जो हमारे एक्टिवेटेड बी सेल्स होंगे उनके पास हमारी एचजीपीआरटी होगी, और किसी के पास नहीं होगी। तो जो सरवाइव करने वाला पार्ट होगा वो कौन से होंगे, वो हाइब्रिडोमास होंगे, जिनके पास ऑलरेडी एक तो एचजीपीआरटी होगी, प्लस दे हैव दे आर इमोर्टल इन नेचर। तो जो हमारे हाइब्रिडोमास होंगे ओनली वो सरवाइव करेंगे। तो नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि मेन जो प्रोसीजर, जो बेसिक प्रोसीजर होता है वो क्या होता है। फर्स्ट हम इम्यूनाइजेशन करते हैं माइस की, इम्यूनाइज करते हैं अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन, एंड देन वी आइसोलेट द स्प्लीनोसाइट्स, स्प्लीन सेल्स को आइसोलेट किया जाता है। देन वी प्रिपेयर द माइलोमा सेल्स,
देन जो भी स्प्लीन सेल्स और माइलोमा सेल्स हमने एक्सट्रैक्ट किए उनकी फ्यूजन करवाते हैं यूजिंग द पीईजी या फिर इलेक्ट्रोपोरेशन के थ्रू। आफ्टर दैट जो हमारे सिलेक्टेड सेल्स होते हैं उनकी स्क्रीनिंग एंड क्लोन सिलेक्शन किया जाता है, एंड देन आफ्टर दैट वी नीड टू एक्सपैंड एंड प्रिजर्व देम, क्योंकि जो हमने बनाई है उसको प्रिजर्व करके रखना जरूरी है ताकि नेक्स्ट जो भी हमारा पर्पस है रिसर्च का या डायग्नोस्टिक्स का, तो वो हम कर सकें। तो फर्स्ट स्टेप से बात करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज द इम्यूनाइजेशन ऑफ रैट। तो रैट को हम इंजेक्ट करते हैं यूजिंग स्पेसिफिक एंटीजन, मतलब रिपीटेड इंजेक्शंस हम इंजेक्ट करते हैं यूजिंग स्पेसिफिक एंटीजन फॉर सेवरल वीक्स। आफ्टर दैट हम माउस को ब्लीड करवाते हैं बिफोर ईच इम्यूनाइजेशन फॉर सीरम कलेक्शन, ये देखने के लिए कि जो हमने एंटीजन इंजेक्ट किया है माउस के अंदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी सिक्रीट हो भी रही है या नहीं। सो आफ्टर सेवरल वीक्स ये प्रोसीजर चलता रहता है काफी वीक्स तक। नेक्स्ट स्टेप होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ द बी लिम्फोसाइट्स। इसमें क्या करते हैं, हम स्प्लीन को रिमूव करते हैं। जो माइस होता है उसकी बॉडी से स्प्लीन को निकाला जाता है, स्प्लीन को रिमूव किया जाता है फ्रॉम द फॉर द सोर्स बी सेल्स निकालने के लिए। अब जो एक्टिवेटेड बी सेल्स है उनको आइसोलेट किया जाता है यूजिंग डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन फॉर द सेल फ्यूजन। सेल फ्यूजन आगे हमें जो नेक्स्ट स्टेप करवाने हैं उसके लिए हमें चाहिए एक्टिवेटेड बी सेल्स की हमें जरूरत पड़ेगी, वो बी सेल्स जो एंटीबॉडीज सिक्रीट कर पा रहे हैं। तो उन बी सेल्स को हम आइसोलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज द प्रिपरेशन ऑफ द माइलोमा सेल्स। माइलोमा सेल्स जो जैसे कि हम अभी जानते हैं कि माइलोमा सेल्स हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैंसरस सेल्स, दे आर immortal in nature unlike the normal B cells which proliferate for about 6 to 8 hours. So myeloma cancerous cells they normally have lost the ability to synthesize an enzyme। इसमें मैंने आपको बताया था कि माइलोमा सेल्स में कुछ म्यूटेशंस हो जाती हैं जिनकी वजह से वो आगे अपनी एंटीबॉडीज ना ही सिक्रीट कर पाता है। और उसमें क्या मेनली म्यूटेशन हुई होती है, वो होती है एचजीपीआरटी जीन की, जैसे कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो एचजीपीआरटी जीन इज द हाइपोजेंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोजाइल ट्रांसफरेज। इस जीन की म्यूटेशन हो जाती है जिसकी वजह से ये एचजीपीआरटी नेगेटिव हो जाता है। नाउ माइलोमा सेल्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूजन पर्पस। ये माइलोमा सेल्स जो होते हैं ये ऑलरेडी हमारे कल्चर्ड सेल्स होते हैं, इनको ऑलरेडी हम यूज करते हैं, बने बनाए हमें मिल जाते हैं। So they need to be cultured and then we leave them in the incubator. So throughout the spleen cell recovery, जब तक spleen cells हमारे बनते हैं तब तक हम इनको प्रिपेयर करते हैं, इनको कल्चर करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं। अब हमारे बी सेल्स रेडी हैं, माइलोमा सेल्स रेडी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आता है फ्यूजन ऑफ माइलोमा सेल्स विद द बी lymphocytes. So extracted B cells are added to a culture of myeloma cells from the bone marrow. The intended result is the formation of hybridoma cells. तो main result हमें चाहिए hybridomas का formation. The fusion is done using PEG, that is polyethylene glycol, or by the electroporation method, or by using phages, so they can be fused together. नेक्स्ट वी नीड टू सिलेक्ट द हाइब्रिडोमास, और हाइब्रिडोमास की सिलेक्शन करने के लिए हमारा आता है हैट मीडियम काम में। हैट मीडियम होता है हाइपोजेंथिन एमिनोप्रिन थाइमिडीन मीडियम। इन जो हमारे फ्यूज सेल्स होते हैं, जो अभी हमने सेल्स बनाए, उनको हम इंक्यूबेट करवाते हैं हैट मीडियम पे फॉर रफली अबाउट 10 to 14 days। तो अब हम जब फ्यूजन करवाते हैं तो फ्यूजन हमारी एकदम परफेक्ट नहीं होती है, तो हमें काफी टाइप के सेल्स मिलते हैं। तो जैसे कि हमने क्या माइलोमा सेल्स और बी सेल्स को कल्चर करवाया था, तो हमें क्या क्या मिलते हैं, एक तो हमें मिलेंगे फ्यूज्ड माइलोमा सेल्स, ठीक है। तो एक हमें मिलेंगे फ्यूज्ड माइलोमा सेल्स, फिर हमें मिलते हैं
अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स। उसके बाद हमें ऐसे मिलेंगे जो कि हाइब्रिडोमा होंगे, मतलब फ्यूज्ड हाइब्रिडोमा एंड माइलोमा सेल्स। कुछ होंगे हमारे अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स और कुछ हमारे होंगे अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स। तो अब क्या होता है ऐसे केसेस में हमारे पास कि जो हमारे ये नॉर्मल बी सेल्स थे, बी सेल्स इनकी अब हमें पता है कि लाइफ स्पैन कम होती है, तो जो फ्यूज्ड या अनफ्यूज्ड बी सेल्स होंगे दे डाई बिकॉज दे हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन, तो ये ऑलरेडी डेड हो जाएंगे। अब हमारे पास बचे हैं फ्यूज्ड एंड अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स। तो अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स में अब हमें पता है कि एचजीपीआरटी नेगेटिव होते हैं, मतलब कि ये रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अब किसी भी सेल को रेप्लिकेट करना है तो उसको अपना न्यूक्लियर मतलब डीएनए तो बनाना ही पड़ेगा। तो डीएनए कैसे बनाते हैं? डीएनए बनाने के लिए दो पाथवे होते हैं, डिनोवो एंड सैलवेज पाथवे। अब बिकॉज ये एचजीपीआरटी नेगेटिव होते हैं तो ये ना तो डिनोवो पाथवे कर पाते हैं और ना ही सैलवेज पाथवे कर पाते हैं, बिकॉज दे लैक एचजीपीआरटी जीन, जिसकी वजह से ये डीएनए को सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं एंड दैट्स व्हाई दे डाई। तो अब हमारे पास बचता क्या है? ओनली myeloma cells, only sorry hybridoma cells, only hybridoma cells, only the B cell myeloma hybrids survive since the HGPRT gene coming from the B cell is functional. The hybridoma cells produce antibodies. अब जो hybridoma cells होंगे एंटीबॉडीज भी बनाएंगे, क्यों? क्योंकि इनके पास बी सेल्स की प्रॉपर्टी है ऑल्सो एंड दे आर इमोर्टल, और ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई है? माइलोमा सेल से। तो अब हमारे पास ऐसे सेल्स आ चुके हैं जो कि इमोर्टल भी हैं एंड जो कि एंटीबॉडीज भी सिक्रीट करते हैं। तो यही हमारा मोटिव था इस पूरी टेक्निक का कि हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को सिंथेसाइज कर पाए, ऐसी एंटीबॉडीज जो ना केवल काफी टाइम तक सरवाइव करें बल्कि अगेंस्ट अ स्पेसिफिक एपिटोप दे सिक्रीट अगेंस्ट एंटीबॉडीज अगेंस्ट अ स्पेसिफिक एपिटोप। अब नेक्स्ट स्टेप आता है स्क्रीनिंग का। अब जो भी हमने हाइब्रिडोमास बना लिए हैं उनकी स्क्रीनिंग करनी जरूरी होती है। स्क्रीनिंग करने का मेन मोटिव क्या होता है कि जो पॉजिटिव हाइब्रिडोमास हैं वो हमें मिल जाए, मतलब जो कि फंक्शनल है एंड हमें पता है कि किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना रहे हैं, वो उसका वो हमें मिल जाए। तो स्क्रीनिंग के लिए हम क्या करते हैं कि इंक्यूबेटेड मीडियम को पहले डाइल्यूट किया जाता है। ऐसे डाइल्यूट करते हैं, आपने मल्टीवेल प्लेट्स के बारे में सुना होगा, इसमें मल्टीवेल्स होते हैं, मतलब काफी वेल्स होते हैं। तो इसको जो हमने मीडियम जो हमने प्रिपेयर किया था, जहाँ लाइक एंटीबॉडीज हमारी काफी सारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बन गई थी, तो उस मीडियम को हम इतना डाइल्यूट करते हैं एंड देन इन मल्टीवेल प्लेट्स में डालते हैं कि एक वेल में सिर्फ एक सेल आ पाए। So the incubated medium is then diluted into multiple plates to such an extent that each well contains only one cell. Then the supernatant in each well can be checked for the desired antibodies. अब फिर हर वेल को हम चेक करते हैं कि किस टाइप की एंटीबॉडी वो बना रहा है। द नेक्स्ट स्टेज इज द रैपिड प्राइमरी स्क्रीनिंग प्रोसेस। रैपिड स्क्रीनिंग में हम आइडेंटिफाई करते हैं और सिलेक्ट कर रहे हैं ओनली दोज हाइब्रिडोमास दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज ऑफ एप्रोप्रिएट स्पेसिफिसिटी। तो स्पेसिफिसिटी भी काफी जरूरी होती है। स्पेसिफिसिटी अगर वो स्पेसिफिक नहीं है उस एंटीबॉडी के अगेंस्ट तो हम क्या करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो अप्रोप्रिएट स्पेसिफिसिटी की एंटीबॉडीज को सिलेक्ट करना ही हमारा मेन मोटिव होता है इस स्टेप में। Now the hybridoma culture supernatant, secondary enzyme label conjugate and the chromogenic substrate is then incubated and the formation of colored product indicates a positive hybridoma. तो इस स्क्रीनिंग करने के लिए हम एलाइजा टेक्निक कर सकते हैं या काफी बहुत टेक्निक्स हैं करने के लिए। तो उन टेक्निक्स को यूज करके हम स्क्रीनिंग करते हैं और उन हाइब्रिडोमा सेल्स को सिलेक्ट करते हैं जो कि अप्रोप्रिएट स्पेसिफिसिटी के होते हैं।
नेक्स्ट अब हमने सिलेक्ट कर लिया है, उसको क्लोन करना है और स्टोर करना है. सो ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ दीज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर डन फॉर सेवरल वीक्स. ये प्रोसीजर काफी वीक्स तक चलता है and in large media quantities in order to produce enough monoclonal antibodies that can be used for the experimentation or to treat at least a single patient. तो ये monoclonal antibodies हम क्यों बना रहे हैं, कुछ पर्पस है ना इन बॉडीज इन एंटीबॉडीज को बनाने का. तो इसको इतना क्वांटिटी में बनाने के लिए थोड़ा वीक का टाइम तो लगता है, तो ताकि कोई एक सिंगल पेशेंट को हम ट्रीट कर पाए या इतना इतना बनाए कि आगे हम जाके उसकी मार्केट में उसको सेल कर पाए, एक्सपेरिमेंट कर पाए या कुछ भी डिजीज को ट्रीट करने में इसको यूज कर पाए. अब इन कल्चर मीडियम मतलब इनकी प्रोडक्शन के लिए हम कुछ कल्चर मीडियम्स का यूज करते हैं, लाइक DMEM, IMDM, HAM F12, RPMI 1640 मीडियम. सो इन मीडियम्स को यूज करके हम इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को कल्चर करते हैं. These hybridoma cells may be frozen and stored for the future use. अब इनकी कल्चरिंग के बाद हाइब्रिडोमा सेल्स को या तो हम फ्रीज करके रखते हैं और फिर स्टोर कर सकते हैं. ठीक है. We have already discussed the steps used in this technology, but I need you guys to understand it easily, so I'm using a video and please see it very carefully कि इसमें हो क्या रहा है. तो फर्स्ट हम एक माइस लेते हैं, इसको हम हाइपर इम्यूनाइज करते हैं यूजिंग एंटीजन, यूजिंग स्पेसिफिक एंटीजन. हम इसको इंट्रावेनस इंजेक्शंस देके इसको इम्यूनाइज करते हैं. माइस की इम्यूनाइजेशन के बाद हम इसको सर्टेन टाइम लेवल्स पे इसको चेक करते रहते हैं कि जो हमने एंटीजन प्रोवाइड किया है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन रही हैं या नहीं बन रही हैं. तो अब जैसे कि एंटीजन में काफी एपिटॉप्स होते हैं, तो अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज वो जनरेट करेंगे. तो एक एपिटॉप के अगेंस्ट एक ही टाइप की एंटीबॉडी सिक्रीट की जाएगी. अब नेक्स्ट स्टेप होता है, हमने स्प्लीन को आइसोलेट किया माइस से और उसको फिर उससे फिर बी सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया. तो बी सेल्स एक्सट्रैक्ट करने के बाद और माइलोमा सेल्स को लेने के बाद हम इसकी फ्यूजन करवाते हैं इन द PEG मीडियम, मतलब पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल मीडियम को यूज करके हम इनकी फ्यूजन करवाते हैं. तो अब कुछ हाइब्रिडोमा सेल्स बनते हैं, कुछ फ्यूज माइलोमा सेल्स बनते हैं, कुछ फ्यूज बी सेल्स बनते हैं, कुछ अनफ्यूज्ड बी सेल्स और कुछ अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स. सो जो अनफ्यूज्ड बी सेल्स होते हैं दे डाई because of their short lifespan, they just die within certain weeks. And कुछ जो myeloma cells होते हैं, जो fused and unfused myeloma cells, they also die because they are deficient in HGPRT. So they can't utilize the salvage pathway because they cannot replicate and they cannot move further. They can't produce antibodies also, so they also die in this hard medium. तो हैट मीडियम यूज करने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ माइलोमा सेल्स मिल जाते हैं जो कि साल्वेज पाथवे को यूज करके आगे अपनी एंटीबॉडीज को सिक्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं. तो ये जो हाइब्रिडोमा सेल्स होते हैं दे आर इमोर्टल. तो दे जस्ट कीप डिवाइडिंग, दे जस्ट कीप प्रोलिफरेटिंग एंड दे प्रोड्यूस specific type of antibodies against that epitope. तो स्क्रीनिंग के टाइम पे हम मल्टीवेल प्लेट्स को यूज करते हैं एंड वी जस्ट डाइल्यूट दीज सो दैट ईच वेल कंटेन्स जस्ट वन सेल. एंड इसके अगेंस्ट हम स्टार्ट करते हैं स्क्रीनिंग प्रोसेस को. स्क्रीनिंग में क्या होता है कि हमें ये देखना होता है कि एक सेल जो है एक ही टाइप की एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करे. तो आफ्टर स्क्रीनिंग यूजिंग ELISA और अदर टेक्निक्स वी जस्ट कल्चर देम इन द कल्चर फ्लास्क
for making proliferating them so as to make a specific amount of that antibody so that we can use it for the other purposes like for treating a disease or just like for storage or other purposes. So ये था हमारा मेन हाइब्रिडोमा टेक्निक। इसमें हमने हाइब्रिडोमास को बनाया, then we need to select that and after that we need to clone them using expand them and then store them. So using the hybridoma technology we created monoclonal antibodies, which is the main motive of this technique. तो ये कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं जो कि अप्रूव्ड हैं फॉर थेराप्यूटिक यूजेस। ये किस टाइप की एक्टिविटीज शो कर सकते हैं, लाइक एंटी दे कैन बी एंटी इन्फ्लेमेटरी, दे कैन बी एंटी कैंसरस एंड दे कैन बी एंटी कोगुलेंट। सो ये कुछ टाइप्स हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के जो जिनकी कुछ एप्लीकेशंस है, लाइक ऑटोइम्यून डिजीज को ट्रीट करने में हो गई या रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट करने में हम यूज करते हैं। कुछ सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर्स को कंट्रोल करने में हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का यूज करते हैं, या कुछ एंटीकोगुलेंट मींस कोगुलेशन को रोकने के लिए, हम प्रिवेंट करने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का यूज करते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी, कुछ टाइप्स थे जो कि अप्रूव्ड है फॉर द थेरापेटिक यूजेस। नाउ इस टेक्नोलॉजी के ड्रॉबैक्स की बात कर लेते हैं। तो कुछ मेन ड्रॉबैक तो यही है कि ये काफी एक्सपेंसिव टेक्निक है। इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को बनाने में काफी पैसा खर्च होता है। द क्वाइट कॉस्टली टेक्निक्स सो दे can be used only by the highest organization or for the research purposes, and they take a long time to produce monoclonal antibodies, like कुछ महीने का टाइम लगता है इन एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने के लिए। पहले हम बी सेल्स को कल्चर करते हैं, फिर माइलोमा सेल्स को, फिर उनकी फ्यूजन होती है, देन we need to screen them and then select them. After that we need to make clones of them, so it's quite a long time to produce these kind of antibodies. अब monoclonal antibodies की कुछ side effects भी होते हैं, and therefore दे लाइक इचिंग हो गई, रैशेस हो गए, तो कुछ साइड इफेक्ट्स भी इसके देखे गए हैं। सम टाइम हार्मफुल म्यूटेशन अपीयर बिकॉज ऑफ द सोमैटिक फ्यूजन। अब फ्यूजन हम करवा रहे हैं तो उसकी वजह से कुछ म्यूटेशंस ऐसी अपीयर हो जाती हैं जो कि हार्मफुल होती हैं। नाउ दिस मेथड ऑफ जनरेटिंग अ हाइब्रिडोमा सेल विदाउट यूज ऑफ एन एनिमल हैज नॉट बीन फाउंड। मतलब इसमें हमें किसी एनिमल को, किसी मैमल को यूज करना ही पड़ता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को सिंथेसाइज करने के लिए। सो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे इस टेक्निक के। आई होप आपको समझ आया हो। तो थैंक यू गाइस इस लेक्चर को समझने के लिए। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।